तो जो कंटेंट, जो ब्रांच ऑफ नॉलेज डेवलप होती है उसे हम एजुकेशनल फ़िलॉसफी या शिक्षा दर्शन कहते हैं। तो जब हम शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम शिक्षा के वो उन सभी एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, शिक्षा के उन सभी तत्वों पे बात करते हैं जो शिक्षा प्रक्रिया का अंग है या जिनके बिना शिक्षा अधूरी है। तो जब हम शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है कि हम शिक्षा के उद्देश्य कैसे निर्धारित करें। शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि हम वो कौन से उद्देश्य होंगे जिसके आधार पर शिक्षा की इमारत तैयार की जाएगी या शिक्षा की बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो उद्देश्यों का निर्धारण करना या आदर्श का शैक्षिक आदर्शों का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे शिक्षा शास्त्रियों के सामने रहता है, जिसका समाधान एजुकेशनल फ़िलॉसफी के द्वारा या शिक्षा में दर्शन की विचारधारा का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उद्देश्य सही नहीं बना पाएंगे तो हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है या शिक्षा व्यवस्था जो है वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने में असफल हो जाएगी। तो यही समस्या है हमारे दर्शन की कि जब दर्शन को हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो ये अपना स्वयं का स्वरूप छोड़कर ये शिक्षा दर्शन बन जाता है। और शिक्षा दर्शन की अपनी एक प्रकृति होती है कि ये शिक्षा के उन सभी समस्याओं को समाहित कर लेती है जिनसे मिलकर शिक्षा की पूरी इमारत या पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दर्शन की जो प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि वो हमें किसी भी विषय को समझने में, किसी भी विषय को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करती है। तो नेचर ऑफ फिलॉसफी जो है वो शिक्षा को एक दिशा प्रदान करता है, शिक्षा को एक रास्ता दिखाता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में उसका काम करता है। तो पहला जो नेचर है फिलॉसफी का जिसको हम पढ़ेंगे आज, वो है फिलॉसफी इज़ अ डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन। फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, वो एक निर्देशात्मक सिद्धांत है। जैसा कि आपको पता है कि हर विषय के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, वैसे ही दर्शन भी अपने आप में एक वैचारिक सिद्धांत है। और ये विचार ऐसे हैं जो हमें अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में, अपनी समस्याओं को सुलझाने में हमें एक रास्ता दिखाते हैं, हमें एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, हमारे लिए संकेतक का काम करते हैं। हमें तो संबंध एजुकेशन से जानना है, तो एजुकेशन फील्ड में बात करते हैं कि जो दर्शन है वो शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और क्योंकि शिक्षा एक व्यावहारिक विषय है, इसका हमारे व्यावहारिक जीवन से संबंध होता है। तो जो हमारी व्यावहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए या शिक्षा की जो समस्याएं उनका व्यावहारिक हल कैसे निकाला जाए, इसमें हमें दर्शन निर्देश प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। ये समय समय पर या टाइम टू टाइम ये हमारी शिक्षा के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करता है दर्शन, और उसके बाद हमारी उन शैक्षिक समस्याओं का एक व्यावहारिक समाधान हमें प्रस्तुत करता है। जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शिक्षा प्रक्रिया का जो आधार है वो शिक्षा के उद्देश्य हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, हमने एक बार डिसाइड कर लिए कि एम क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है जानने की, समझने की, या जो समाज है वो किस तरह के नागरिकों को बनाना चाहता है। हमने एक बार ये जान भी लिया और उसके आधार पर हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए। लेकिन सिर्फ उद्देश्य बना लेने से ही काम नहीं चलता है या शिक्षा प्रक्रिया हमारी सफल नहीं हो जाती है कि अगर हम परफेक्ट उद्देश्य बना लेते हैं तो हमारी शिक्षा प्रक्रिया सफल हो जाएगी। तो इसको कहना गलत है या असंभव है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होगी, कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे,
जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन कौन से बच्चों को अनुभव प्रदान करने होंगे या कौन कौन से कार्य बच्चों से करवाने पड़ेंगे, जब हमें ये नहीं ज्ञान होगा तो हम उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। या अगर हम नटशेल में कहें, संक्षेप में कहें, तो अगर हमें ये नहीं पता कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें किस तरह का करिकुलम चाहिए, पाठ्यचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, तब तक हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दर्शन हमें बताता है कि किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की पाठ्यचर्या की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात होती है कि हमने पाठ्यचर्या तो बना ली, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, या हम ये कहें कि अभी भी हमारा रास्ता सुगम नहीं हुआ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हमने ये तो सोच लिया कि हमें कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें किन किन विषयों को पढ़ाना होगा, ये तो हमने जान लिया। किस तरह की एक्टिविटीज़ करानी होंगी, ये भी हमें मालूम हो गया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी होंगी। हमें बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे करना होगा, ये भी हमने सोच लिया है। लेकिन वो कंटेंट कहाँ से आएगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब फिर हमें दर्शन से हेल्प लेनी पड़ेगी, या दर्शन ही हमें वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पे चलकर हम उस कंटेंट का सिलेक्शन कर पाएंगे जो कंटेंट हमारे पाठ्यचर्या को एक सक्सेसफुल करिकुलम बनाएगा या एक सफल पाठ्यचर्या का स्वरूप प्रदान करेगा। तो हमें कंटेंट सिलेक्शन में भी पहले जब हमने एम डिसाइड किया था तब भी हमें फ़िलॉसफ़ी नहीं गाइड किया। जब हमने करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने की बात करी तब भी हमें गाइडेंस दी हमारे फ़िलॉसफ़ी ने, उसने ही हमें डायरेक्शन प्रदान किया। करिकुलम डिसाइड करने के बाद जब हमने कंटेंट सिलेक्शन की बात करी तब भी हमें अगर गाइड किया किसी ने तो हमारे दर्शन ने। फिर दर्शन ने हमें रास्ता दिखाया कि कंटेंट सिलेक्शन हमें कब, कहाँ से कौन कौन सा कंटेंट लेना है, कितना लेना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें दर्शन ने गाइड किया। इसके बाद आता है कि जब हम करिकुलम बन गया उसके बाद हमने जो है कि अब हमें ये जानना है कि उस कंटेंट को कैसे पढ़ाया जाए, वो कंटेंट किस तरह से बच्चों तक कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑन पेपर हैं। एम्स डिसाइड किए वो भी ऑन पेपर, हमने करिकुलम का स्ट्रक्चर फ्रेम किया ऑन पेपर, कंटेंट सिलेक्शन किया ऑन पेपर। अब हमें ये पता करना है कि ये बातें, ये विचार, ये सोच, ये दृष्टिकोण बच्चों तक पहुंचाया जाए कैसे, वो विधि कौन सी होगी जिसके द्वारा परफेक्टली बच्चों तक कम्युनिकेट हो पाएगी नॉलेज। तो इट मीन्स कि हमें टीचिंग मेथड मालूम होना चाहिए। तो टीचिंग मेथड का सिलेक्शन करने के लिए फिर से हमें अपने दर्शन का सहयोग लेना पड़ेगा, दर्शन से सहायता मांगनी पड़ेगी कि हम किस तरह से सिलेक्शन करें कंटेंट का। जब कंटेंट सिलेक्शन हमारा हो जाता है उसके बाद टीचिंग मेथड डिसाइड कर लिया हमने। टीचिंग मेथड डिसाइड करने के बाद अब आता है कि बच्चे को कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाएं। तो ये सब जितने भी स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे हमें फ़िलॉसफ़ी हेल्प कर रही है। शिक्षण विधि भी आप जब स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़े होंगे तो आपने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा होगा। आदर्शवाद में कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार अलग शिक्षण विधियाँ हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार अलग शिक्षण विधियाँ हैं, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ अलग हैं। लेकिन अगर जब हम ऑन द होल शिक्षण विधि का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सा कंटेंट, कौन सी विषय वस्तु जो है उसके लिए कैसे टीचिंग मेथड की ज़रूरत होगी। अब साइंस, अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, विज्ञान विषय की बात करते हैं, तो विज्ञान कैसा एक सब्जेक्ट है, वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब प्रायोगिक विषय है। अब ऐसे विषय को हम लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते। आपने देखा होगा कि आदर्शवाद में लेक्चर मेथड की बात करी गई है,
लेकिन हम विज्ञान विषय को लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि वहाँ पर जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट प्रयोग पर आधारित है। वहाँ पर हमें लॉजिक चाहिए, वहाँ पर हमें रीज़निंग की चाहिए, वहाँ पे हमें एविडेंस चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को पढ़ा पाएंगे। इन सभी के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग हमारी आती है इसमें कि टीचिंग मेथड हमने डिसाइड कर लिया है। अब टीचिंग मेथड के बाद आता है बच्चों का इवैल्यूएशन, कि हम जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं वो मेथड कहाँ तक बच्चों को समझ में आ रहे हैं, क्या वो बच्चे उस मेथड से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम डिसाइड करते हैं। करने के लिए हम फिर से डायरेक्शन लेते हैं फ़िलासफ़ी से, या फ़िलासफ़ी हमें डायरेक्शन देता है कि बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, किस तरह का इवैल्यूएशन जो है बच्चों के लिए किस उम्र में एप्रोप्रिएट होता है। अगर हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमें किस तरह का इवैल्यूएशन सिस्टम लेना है। अगर हम सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी लेवल पे कैसा इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन पर किस तरह का इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। तो इसके बाद ये हो गया, हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फ़िलासफ़ी का सहारा लेकर, दर्शन का डायरेक्शन लेकर हमने डिसाइड कर लिया कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होगा। अब फिर शिक्षा की नेक्स्ट समस्या हमारे सामने आती है कि हम बच्चों को शिक्षा दे क्यों रहे हैं, आखिर हम क्यों इतना एफ़र्ट कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और वो कौन सा परफेक्ट एज लेवल होगा, वो कौन सी अवस्था सबसे एप्रोप्रिएट होगी जिसमें बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो ये सभी जितनी भी सवाल हमारे मन में हैं, जो भी शिक्षा से संबंध रखते हैं, उनका डायरेक्ट जो दिशा निर्देश है वो हमें दर्शन से ही प्राप्त होता है कि हमें कब और कैसे कौन सी शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए और शिक्षा कब कहाँ कैसे देनी है। ये सभी सवालों का जवाब दर्शन हमें प्रदान करता है। इट मीन्स कि हर स्टेप पर, एजुकेशन के हर स्टेप पर, हर कदम पर, हर क्षण पर हमें जब भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर दर्शन ही हमें गाइड करता है। तो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है वो हमारी दर्शन का एप्लीकेशन फॉर्म है। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम विचारधारा बनाते हैं, या जो किसी भी समस्या का जो समाधान हम सोचते हैं, उसका अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगर हमें देखना है, उसका व्यावहारिक रूप हमें देखना है, उसका प्रायोगिक रूप अगर हमें देखना है, तो वो हमें हमारी फॉर्मल एजुकेशन में दिखाई देता है, हमारी औपचारिक शिक्षा में हमें दिखाई देता है। क्योंकि जितना भी दर्शन है, जितना भी फ़िलासफ़ी है, वो टोटली एब्स्ट्रैक्ट है, वो सभी चीज़ें अमूर्त हैं। उसको अगर हमें देखना है तो उसको हमें एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करना पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका हमें प्रयोग करना पड़ता है। तभी हम जान पाते हैं कि जो हमने सोचा, जो हमने विचार किया, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे व्यूज़ हैं, वो कितने सही हैं, कितने एप्लीकेबल हैं, कितने रेलिवेंट हैं। ये तभी मालूम होगा जब हम उन विचारों को, उस सोच को, उस थिंकिंग को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे या अपने शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। तो शिक्षा की समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में देखा जाए, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो हमारी वैल्यू एजुकेशन से कंसर्निंग है। जैसे जैसे हमारी मेटलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम होता जा रहा है, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा हमारी एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, टेक्नोलॉजी पे आधारित होती जा रही है। और जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, जितना ज़्यादा आज के बच्चे जो हैं तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, उतना ज़्यादा धीमे धीमे उनके अंदर से वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है। तो वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है मूल्यों का, और क्यों देना चाहिए, और मूल्यों की शिक्षा की क्या आवश्यकता है प्रेजेंट समय में, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और ये ज्ञान, ये दिशा निर्देश, ये निर्देशन या ये डायरेक्टिव हमें हमारी फ़िलासफ़ी प्रदान करती है।
फ़िलॉसफ़ी का जो एक्सोलॉजिकल एक्सोलॉजी ब्रांच है, वो हमें बताती है कि एक ह्यूमन लाइफ में वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्लेस है वैल्यूज़ का। तो अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न के साथ साथ एथिकल भी बनाना है, उसको हमें वैल्यू ओरिएंटेड बनाना है, तो हमें फ़िलॉसफ़ी की हेल्प लेनी पड़ती है। फ़िलॉसफ़ी के डायरेक्शन पे हमें एजुकेशन को डेवलप करना होता है। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को क्योंकि सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। फ़िलॉसफ़ी जो है वो हमें अवेयर करती है, हमारे अंदर वैल्यूज़ डेवलप करती है और हमें एक सच अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो हम इस तरह से हमने देखा कि जितने शिक्षा का जो प्रक्रिया एजुकेशन प्रोसेस हमारा है, उसके ईच एंड एवरी स्टेप पे हमें फ़िलॉसफ़ी ने हेल्प किया। तो फ़िलॉसफ़ी इज़ अ डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन। दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत है और हमारे जीवन के हर क्षण, हर पल, हर कदम पर, हर एस्पेक्ट में फ़िलॉसफ़ी हमें निर्देश देती है, हमें दिशा दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है। जैसे कि अगर हमें ये न पता हो कि कोई भी जगह कहाँ पर है, हमारे पास मैप ना हो किसी भी जगह पहुँचने का, तो हम उस जगह नहीं पहुँच पाएंगे, हम भटकते रह जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जो हमारी लाइफ के एम्स हैं, जो हमारी लाइफ के गोल्स हैं, उनको अचीव करना है, तो उसके लिए हमें फ़िलॉसफ़ी की नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट हेल्प ऑफ फ़िलॉसफ़ी हम अपनी लाइफ के एम्स, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नेचर हमारा आता है, फ़िलॉसफ़ी इज़ अ लिबरल डिसिप्लिन। दर्शन एक व्यापक अनुशासन है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। एक अनुशासन होता है जो हम क्लास या स्कूल एनवायरनमेंट पे बात करते हैं कि जहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात करते हैं। जो भी हमारी रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करना डिसिप्लिन है। लेकिन यहाँ पर जो ये वर्ड डिसिप्लिन यूज़ हो रहा है, इसका मतलब आपके अनुशासन से नहीं है, बल्कि यहाँ पर अनुशासन है कि ये वो सब्जेक्ट की जो लिमिटेशंस हैं, सब्जेक्ट की जो बाइंडिंग्स हैं, सब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएं, इतनी ज़्यादा व्यापक हो जाएं कि उसमें संपूर्ण ज्ञान आ जाए। ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट कंपाइल्ड इन वन डिसिप्लिन इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। या यहाँ पर हम फ़िलॉसफ़ी की बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि फ़िलॉसफ़ी इज़ अ लिबरल डिसिप्लिन। दर्शन एक मुक्त अनुशासन है। कहीं कहीं पे इस डिसिप्लिन वर्ड के लिए जब हम इसको एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल करते हैं डिसिप्लिन को, तो यहाँ इसको हम प्रविषय भी कहते हैं। आपने बीएड में इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होगा डिसिप्लिन शब्द को। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़िलॉसफ़ी की। तो फ़िलॉसफ़ी अपने आप में एक लिबरल डिसिप्लिन है, एक मुक्त प्रविषय है, मुक्त अनुशासन है, मुक्त विषय है। आप सभी ने बचपन से लेके आज तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा। साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। जैसे जैसे आप हायर क्लास में बढ़ते चले गए, वैसे वैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ते गए, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को आप जानते गए। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये सभी विषय दर्शन से ही निर्मित हुए हैं। इन सभी विषयों का जो ओरिजिन है वो फ़िलॉसफ़ी से हुआ है। फ़िलॉसफ़ी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दर्शन सभी विषयों की जननी है। अगर आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सभी ने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो अर्ली मैन था उसको कुछ भी नहीं पता था, आदि मानव को कुछ भी नहीं पता था कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे अपने शरीर को ढकना चाहिए, खाना पका के खाना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो एक ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उसको नहीं पता थी। क्यों नहीं पता थी? क्योंकि उसका ब्रेन उस वक्त डेवलप नहीं था,
उसको ये नहीं पता था कि जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में हैं इनका कोई यूज़ है। लेकिन उसी अर्ली मैन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने अनुभवों को एनालाइज करके नॉलेज को क्रिएट किया। और नॉलेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है, नॉलेज जनरेशन का जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं फ़िलॉसफ़ी या दर्शन। जब भी हम किसी न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं, जब भी हम किसी नॉलेज को जनरेट करते हैं, तो वो जो नॉलेज जनरेशन की प्रक्रिया होती है वो फ़िलॉसफ़ी कहलाती है। तो अर्ली मैन ने अपने आसपास की चीज़ों को देखा, उसको स्टडी किया और उसने जाना कि ये सब एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और हर एक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या है। उसने देखा कि अगर मैं किसी चीज़ के शेल्टर में पहुंच जाता हूं तो मैं पानी से बच जाता हूं, मैं धूप से बच जाता हूं। इट मीन्स कि अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्ट करूं, कुछ बनाऊं ऐसा जो हमें शेल्टर दे सके, तो मैं धूप, गर्मी, बरसात से बच सकता हूं। क्योंकि जो नेचुरल मेड आपकी केव्स थी उसमें वो छुपता था, जब ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। तो उसने ये एनालाइज़ किया, एनालिसिस करी, अपने माइंड में सोचा, थिंक ओवर किया और उसके बाद उसने इस नॉलेज को जनरेट किया कि अगर हमें धूप, गर्मी, बरसात से अपने आप को बचाना है तो उसके लिए हमारे सर के ऊपर एक छत जैसी होनी चाहिए, एक शेल्टर होना चाहिए, हमारे पास एक छत होनी चाहिए जिसके नीचे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आप लोग सबको पता है कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था, कि बाय चांस दो पत्थरों के रगड़ने से चिंगारी से उत्पन्न हुई और उससे जो हमारा अर्ली मैन था उसको ये मालूम हुआ कि आग भी कोई चीज़ होती है। तो इसी तरह से हम एक्सपीरियंस करते चले गए, अपने आसपास जो भी चीज़ हुआ उसको हमने ऑब्ज़र्व किया, मैन्युटली ऑब्ज़र्व किया और हमने उसके बारे में जाना। तो इसी तरह से हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटती गईं, हमने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। ऑब्ज़र्व करके उसकी एनालिसिस करी, थिंक ओवर किया और उसके बाद हमने उससे कंसर्निंग नॉलेज को जनरेट किया। तो ये हमारी जो नॉलेज जनरेशन प्रोसेस था वो फ़िलॉसफ़ी का प्रोसेस था। और जब वो कंटेंट डेवलप हो गया तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड का हो गया। आप सबको नहीं पता होगा कि जब स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट था फ़िलॉसफ़ी, जिसको लोग पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती चली गई, हम एक्सपीरियंस करते चले गए, हम अनुभव करते चले गए, हमने उन अनुभवों से न्यू नॉलेज जनरेट करना शुरू किया। तो इतना ज़्यादा नॉलेज फ़िलॉसफ़ी के अंदर हो गई कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया उसको पढ़ पाना या उसको समझ पाना। तब हमने सोचा कि इसको हम बाइफर्केट करना शुरू करें, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हम इसको डिवाइड करना शुरू करें। और हमने उसको डिवाइड करना शुरू किया कि ये नॉलेज एग्रीकल्चर की है, ये नॉलेज एस्ट्रोनॉमी की है, ये नॉलेज एंथ्रोपोलॉजी की है, ये नॉलेज हिस्ट्री की है, ये नॉलेज ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हमने उसको धीमे धीमे सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया कि ये मैथमेटिक्स है, ये प्योर साइंस है, ये नेचुरल साइंस है। स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट्स का नाम नहीं था, साइंस, बायो, बॉटनी नहीं था। प्योर साइंस, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के नाम थे। धीमे धीमे वो और डिफ्रेंशिएट हुआ और क्लासिफाइड हुआ और नए नए नामों में से उसको जाना जाने लगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फ़िलॉसफ़ी जो है सबका बेस है, ओरिजिन है हर सब्जेक्ट का। इसीलिए हम कहते हैं फ़िलॉसफ़ी जो है एक लिबरल डिसिप्लिन है, क्योंकि ये हमें कभी बाउंड नहीं करती है कि हम इस प्रॉब्लम के बारे में आपको गाइड करेंगे या इस प्रॉब्लम पे इस सब्जेक्ट से कंसर्निंग आप बात कर समझ सकते हैं हम फ़िलॉसफ़ी के थ्रू। इस सब्जेक्ट को आप फ़िलॉसफ़ी के थ्रू नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर जो फ़िलॉसफ़ी है वो किसी तरह का बाउंडेशन नहीं लगाती है, कोई हमारे पर बाध्यता नहीं करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फ़िलॉसफ़ी जो है वो एक लिबरल डिसिप्लिन है। इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें तो भी हम फ़िलॉसफ़ी की हेल्प से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमें साइंस से फील्ड की से कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको साइंस के द्वारा, साइंस फील्ड की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी फ़िलॉसफी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा करिकुलम है, कंटेंट है, टेक्स्ट बुक है, टीचर है, स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, पर्सनल थिंकिंग है, टीचर स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग रिसोर्सेज हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में फ़िलॉसफी हमें गाइड नहीं करती है। या किसी भी एजुकेशन के किसी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है एजुकेशन की फील्ड में जिसके बारे में फ़िलॉसफी हमें गाइड नहीं करती है। इस फर्स्ट लेक्चर जो इससे आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने व्हाट ऑफ फ़िलॉसफी बताया था, वहाँ पे भी हमने आपको ये बात बताई थी कि फ़िलॉसफी जो है वो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में हमारे लिए हेल्पफुल है। इसीलिए जब भी हम किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च वर्क करते हैं, उस पर शोध कार्य करते हैं, तो हमें जो डिग्री दी जाती है वो डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफी की दी जाती है, क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट्स में एक न्यू नॉलेज को जनरेट किया। हम उसकी डेप्थ तक गए, हम उसकी रूट तक गए और उस रूट तक जाकर हमने उस नॉलेज को जनरेट